बहुत सारे मेरे बाल कलाकार मित्र पेंटिंग बना करके ले आए हैं। आगे की तरफ उसको भेज दीजिए। मेरे एसपी जी के साथी इसको कलेक्ट कर लेंगे और अगर पीछे आपका एड्रेस होगा तो मैं आपको चिट्ठी जरूर भेजूंगा। जरा माइक वाले देखें, बीच बीच में विसलिंग हो रहा है। भारत माता की। जो भी चित्र हैं आगे भेज दीजिए। बाद में किसी को परेशान मत कीजिए। अपना हाथ भी नीचे कर दीजिए। वहां दूर दूर तक है, जरा एसपी जी वेट करना, सबसे ले लेना। उन बच्चों को आगे मत लाइए, चित्र भेज दीजिए। बच्चों को परेशान मत कीजिए। ये महात्मा एक माला लेके आए हैं, वो भी ले लो भाई प्रसाद। इस तरफ भी बहुत लोग लेकर कुछ न कुछ आए हैं। अब मैं अपनी बात शुरू करूं। ये जो चित्र लेकर के आए अपना हाथ नीचे करें ताकि पीछे वालों को परेशानी ना हो। भारत माता की। भारत माता की। ना प्रियमैना तेलंगाना प्रजालारा मी अंदरिकी हृदयपूर्वक शुभकांक्षालु। साथियों, कल मैं बंगाल में था। वहां पहली बार बीजेपी के सीएम ने शपथ ली है। पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है। और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है, उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। यहां बीजेपी का हर कार्यकर्ता जोश से भरा हुआ है। साथियों, आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है। देश के लोग बार बार बीजेपी के विकास मॉडल पर, गुड गवर्नेंस के मॉडल पर अपनी मोहर लगा रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद असम में
भाजपा सरकार की हैट्रिक लगी है और पुडुचेरी में भी बीजेपी एनडीए सरकार दोबारा वापस आई है। भाजपा की ऐसी जीत के बाद मैं तेलंगाना में के लोगों की भावनाएं भी देख रहा हूं। तेलंगाना में हर कोई एक ही बात कह रहा है, अब की बार तेलंगाना में भी। साथियों, भारत में हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है। कोई हारता है, कोई जीतता है, और ये लोकतंत्र में बहुत स्वाभाविक है। ये लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन साथियों, बंगाल में बीजेपी की विजय का जितना उत्सव देश में है, जितनी चर्चा दुनिया भर में हो रही है, वैसी चर्चा पहले किसी जीत पर नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि बंगाल में सिर्फ राजनीतिक दलों की हार जीत नहीं हुई है, वहां एक ऐसी राजनीति को लोगों ने पराजित किया है जिसने एक तरह से बंगाल की जनता को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रखा था। साथियों, इस देश में कांग्रेस ने करप्शन को बढ़ाया, परिवारवाद को बढ़ाया और संवैधानिक संस्थाओं का गला घोंटने का काम किया। जब टीएमसी बनी तो उसने कांग्रेस से ये सारी बुराइयां सीख ली, साथ ही लेफ्ट की भी जितनी बुरी आदतें थी वो भी टीएमसी ने अपना ली, और फिर टीएमसी ने भारत की राजनीति का सबसे तिरस्कृत और खतरनाक मॉडल डेवलप किया। टीएमसी ने अपने इस तानाशाही मॉडल में बंगाल को बेड़ियों से जकड़ दिया था। अभी बंगाल की जनता ने राजनीति के ऐसे भयावह तानाशाही मॉडल को पराजित किया है, और इसलिए पूरे देश में उत्सव है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल के लोग बरसों के बाद अब खुले में सांस ले रहे हैं। साथियों, एक समय था जब दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक बीजेपी को हाशिए की पार्टी माना जाता था, लेकिन आज भारत का जनमानस बता रहा है, विचार अगर राष्ट्र के लिए हो
तो उसकी हुंकार को कोई सीमा रोक नहीं पाती। साथियों, अब देखिए आगे कोई जगह नहीं है। आप तय कीजिए कि आप वहां खड़े रह करके शांति से सुन सकेंगे कि नहीं सुन सकेंगे। आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए। आप वहां पर रुकिए कृपा करके। और ये जो चित्र वाले हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, या तो आप अपना चित्र नीचे रख दीजिए, बाद में मुझे डाक से भेज दीजिए, या तो किसी के हाथों हाथ आगे कर दीजिए। इसको पकड़ के मत खड़े रहिए। जरा कोई पार्टी के वॉलंटियर वहां है तो मेरी बात का कुछ करवाइए भाई। क्योंकि पीछे किसी को दिखता नहीं और उसके कारण लोग आवाज कर रहे हैं। అందరినీ కోరుతా ఉన్నాను, ఎవరు కూడా దయచేసి మన ప్రధానమంత్రి గారు మాట్లాడే సమయంలో ఆ జెండాలు ఊపకండి, అన్ని కింద తీసుకోండి, చిత్తపటాలు కూడా కిందికి అనండి దయచేసి, లేకుంటే బాగుండదు. అందరూ కూడా కిందికి అనండి ప్లీజ్. ఎవరు కూడా మాట్లాడకండి, అందరూ చిత్రపటాలు కిందికి అనండి. ఎవరు కూడా ఫస్ట్ అదే పోస్టర్స్ కింద పెట్టండి, ఆ పోస్టర్స్ కిందికి పెట్టండి. అక్కడ ఎవరు ఉన్నారో అక్కడ పోస్టర్స్ కింద పెట్టండి. పోస్టర్స్ ఎవరు తీసేయండి. అది तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, मेरे नौजवान साथियों, ये आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, ये मेरा सौभाग्य है कि आप इतना प्यार बरसा रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी शांति रखेंगे तो मैं अपनी बात बता पाऊंगा। जगह छोटी पड़ गई है, आपको तकलीफ होती होगी। बोले भारत माता की, भारत माता की। साथियों, हिंदुस्तान के हर कोने में, असम से उड़ीसा और बंगाल से पुडुचेरी तक, ये सिर्फ चुनावी विस्तार नहीं है, ये भारत के राजनीतिक मानस में आए उस परिवर्तन का संकेत है, जहां जनता अब वंशवाद नहीं, परिवारवाद नहीं, विश्वासवाद चुन रही है। आप सोचिए, 10 साल पहले असम में बीजेपी के कुछ ही विधायक थे। आज वहां तीसरी बार बीजेपी एनडीए की सरकार बनी है। 10 वर्ष पहले बंगाल में बीजेपी के सिर्फ 3 एमएलए थे। आज बंगाल में बीजेपी 200 पार पहुंच चुकी है। जहां कभी बीजेपी का झंडा उठाने को कोई तैयार नहीं होता था, वहां आज बीजेपी की सरकारें बन रही है। साथियों, तेलंगाना तो वो धरती है जिसने तब बीजेपी को पहला सांसद दिया था जब हमारे केवल 2 ही सांसद थे। 2 में से एक तेलंगाना का था। जब बाकी देश में बीजेपी के प्रति उतना समर्थन नहीं था,
तब भी बीजेपी को तेलंगाना का साथ मिलता था। आज तो यहां से करीब आधे सांसद बीजेपी के चुने हुए हैं। यहां हमारे अनेक विधायक हैं। मुझे तेलंगाना की जनता और यहां के बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है। अगली बार यहां भी प्रचंड बहुमत से अगली बार तेलंगाना के लोग कांग्रेस और बीआरएस की वादा खिलाफी और इनकी परिवारवादी राजनीति से तंग आ चुके हैं। इसलिए भी तेलंगाना की जनता बदलाव चाहती है। साथियों, बीजेपी का हमेशा ये मंत्र रहा है, राज्य के विकास से देश का विकास। आज जब भारत विकसित होने के लक्ष्य की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो तेलंगाना की भूमिका भी बहुत बड़ी है। हमारा तेलंगाना, हमारा हैदराबाद विकसित भारत की यात्रा को गति दे, ये केंद्र की बीजेपी सरकार का, एनडीए सरकार का निरंतर प्रयास है। इसी मकसद के साथ थोड़ी देर पहले मुझे हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करने का अवसर मिला। साथियों, अभी देश भर में 14 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर काम चल रहा है। उसमें से एक यहां तेलंगाना में बनने जा रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर फूड प्रोसेसिंग तक इंडस्ट्री का एक आधुनिक इकोसिस्टम बन रहा है। ये लाखों युवाओं को रोजगार देने का काम है। ये इंडस्ट्रियल एरिया यहां के किसानों, यहां के मिडिल क्लास के लिए एक नया वरदान बनकर आएगा। साथियों, एक और उदाहरण टेक्सटाइल पार्क का भी है। पूरे देश के लिए 7 पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत हुए। उनमें से भी एक यहां तेलंगाना में हमारे वारंगल में बन रहा है। ये तेलंगाना के कपड़ा उद्योग को नई बुलंदी देगा। यहां जो कॉटन फार्मर है, ये टेक्सटाइल पार्क उनके भाग्य को बदलने का काम करेगा और इसमें भी रोजगार के लाखों अवसर बनेंगे। साथियों, तेलंगाना के कॉटन किसानों के लिए एक और खुशखबरी है। हाल में ही कॉटन की प्रोडक्शन और क्वालिटी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने एक नए मिशन को स्वीकृति दी है। हजारों करोड़ रुपए के इस मिशन से यहां के लाखों कपास किसानों को मदद मिलेगी, किसानों की आय बढ़ेगी और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कपास के इंपोर्ट पर भारत की निर्भरता भी कम होगी। साथियों, बीजेपी का फोकस विकास पर, रोजगार निर्माण पर है, लेकिन कांग्रेस यहां क्या कर रही है, ये आप अच्छे से देख रहे हैं। देश के सिर्फ 3 राज्यों में ही अभी कांग्रेस के मुख्यमंत्री बचे हैं। सिर्फ 3 राज्य। कांग्रेस कहीं भी हो, इनका एक ही मॉडल है, पहले झूठ बोलो और फिर भूल जाओ। चुनाव जीतने के लिए
आसमान से तारे तोड़ करके लाने के वादा करते हैं और सरकार बनने के बाद ये बहाने करने लगते हैं। साथियों, हिमाचल और कर्नाटका में कांग्रेस अपने वादों को भूल गई है। वहां की जनता कांग्रेस सरकार से बहुत परेशान है। यहां तेलंगाना में भी यही सब चल रहा है। साथियों, कांग्रेस की प्राथमिकता जनता की सेवा करना नहीं है। कांग्रेस अब देश बांटने वाली नफरती राजनीति का मुख्य आधार हो गई है। कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों से भी ज्यादा लेफ्ट यानी पक्की और विकृत माओवादी हो गई है और मुस्लिम लीग से ज्यादा कट्टर वो मुस्लिम लीगी बन गई है। इसलिए लोग कांग्रेस को एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस कह रहे हैं। ये मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है। साथियों, देश को माओवादी आतंक के कारण इतना नुकसान हुआ है। तेलंगाना को भी बीते दशकों में माओवादी आतंक के कारण बहुत कुछ भुगतना पड़ा। माओवादी आतंक इतने वर्षों तक इसलिए देश में चलता रहा क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट जैसे कुछ राजनीतिक दलों ने इसको लगातार वैचारिक हवा दी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आज जब माओवादी आतंक अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, तब भी ये लोग माओवाद को, नक्सलवाद को बचाने में लगे हैं। बीते 11-12 सालों में कांग्रेस के शाही परिवार ने लगातार कोशिश की है कि माओवादी आतंक के खिलाफ एक्शन न हो। साथियों, मैं जानता हूं कि तेलंगाना की जो पुलिस है उसको अगर खुली छूट मिलती तो मुझे पक्का विश्वास है ये पुलिस अपनी ताकत से केंद्र की नीतियों के साथ कदम मिलाकर अगर वो चलती तो बहुत पहले ही माओवादी आतंक का खात्मा हो चुका होता। लेकिन इन लोगों ने साथ नहीं दिया। इसलिए देश को माओवादी आतंक को पूरी तरह कुचलने में इतना वक्त लग गया। साथियों, बीजेपी एनडीए के प्रयासों से अब तेलंगाना माओवादी आतंक से मुक्त हो रहा है और इसलिए तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बननी और भी जरूरी हो गई है। बीजेपी की सरकार यहां नई सोच, नए विजन और नए कमिटमेंट के साथ सरकार चलाएगी, जिसका लक्ष्य होगा विकसित तेलंगाना। साथियों, आज भारत तेजी से विकसित होने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस समय भारत कई विराट चुनौतियों का मुकाबला भी कर रहा है। साथियों, कोरोना काल के दौरान ही दुनिया सप्लाई चेन के बहुत बड़े संकट से गिर गई थी। कोविड के बाद यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया, उसने दुनिया की परेशानियां और बढ़ा दी। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर,
इन तीनों चीजों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। बीते 5-6 वर्षों में इस संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपको याद होगा उस समय और आज भी फर्टिलाइजर की एक एक बोरी दुनिया में 3-3 हजार रुपये में बिक रही थी। एक बोरी का 3,000 रुपया। कितना आप बताएंगे? एक बोरी का कितना? आंकड़ा नहीं, बोलिए मुंह से। 3,000 रुपया एक बोरी का। कितना? एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? और भारत के किसानों को वही खाद की बोरी 300 से भी कम रुपये में दी जा रही है। 3,000 के सामने 300 रुपये में। सप्लाई चेन की इन मुश्किलों के बीच पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है। साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से, बाहर से मंगाना पड़ता है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है। भारत सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। लेकिन साथियों, जब सप्लाई चेन पर संकट लगातार बना रहे तो हम कितने भी उपाय कर लें, मुश्किलें बढ़ती ही जाती है। इसलिए अब देश को सर्वोपरि रखते हुए, मां भारती को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा। हमें याद रखना है, देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है। देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना, वो भी देशभक्ति होती है। इसलिए वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें।
और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं। बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। इस बेटी को नीचे बिठाइए, उसे थक जाएगी। उस बेटी को बिठाइए। वो थैंक यू बेटा, थैंक यू। बैठिए, आप नीचे बैठिए। मैंने देख लिया बेटा, उसको देख लिया, अब आप बैठ जाइए। हाँ, इस छोटी बच्ची को क्यों परेशान करते हो भाई? इन बच्चों को बैठने दीजिए प्लीज। बच्चों को परेशान मत कीजिए जी। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है।
और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। साथियों, ये समय एक और बड़े सबक का भी है। एक समय था जब हम कॉपर एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन आज भारत के सामने स्थिति ऐसी बन गई कि अब हमें कॉपर को भी इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे देश में हड़तालें करवाकर कॉपर प्लांट्स को ठप करवा दिया गया और अब हालत ये हो गई कि हमें कॉपर बाहर से मंगाना पड़ता है और उसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इसलिए मैं ऐसे सभी मजदूर संगठनों से भी कहूंगा कि हमें ऐसी बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। भारत को आत्मनिर्भर बनने से जो भी कदम रोकते हैं उनमें हमें दूरी बनानी होगी और जो लोग ऐसी साजिशों में जुटे हैं उन पर भी कड़ी नजर रखनी होगी। मैं देश की अदालतों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी स्थिति आने पर देश हित में हमें कोई न कोई रास्ता निकालने की तरफ बढ़ना चाहिए। साथियों, ऐसे ही खाने के तेल का भी है। इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे